आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, यूपी में पहले मरहले के तहत इंतखाबी मुहिम का शोर पूरी तरह से थम गया है, जहां 10 फरवरी को 11 अजला की 58 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला 2 दिनों के बाद से शुरू हो रहा है। 10 फरवरी को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश की 58 सीटें हैं, जिनमें 11 अजला आते हैं और इन 11 अजला की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 की अगर बात की जाए तो पहला मरहला बीजेपी के लिए बड़ा शानदार रहा था। इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी 1 नंबर पर रही थी, यानी बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। 4 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां थी जिनमें आरएलडी भी शामिल है, ये तमाम के तमाम इन पार्टियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2017 के मुकाबले में 2022 में सियासी जो समीकरण है, सियासी जो इक्वेशन है, बहुत ज्यादा बदला हुआ है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ है, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और इसके अलावा अगर मगरबी यूपी की हम बात करते हैं तो मुस्लिम फैक्टर की बात की जाएगी, और असदुद्दीन ओवैसी जो एक महाज के साथ चुनाव में लड़ रहे हैं, एक मोर्चे के साथ लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर्स का क्या कुछ रुझान होगा या इन तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां क्या कुछ हैं, आज खबर खास में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम पूरी तरह से थम चुकी है। पहले मरहले में किसका कितना जोर होगा, जिसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और खासतौर से जब हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, मगरबी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिन 11 अजला की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यहां पर मुकाबला हमेशा बहुत दिलचस्प रहा है। इसी पर बात करेंगे मगरबी यूपी से, और इसके अलावा लखनऊ में क्या कुछ हलचल है। हमारे कुछ नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान ऋषि मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, यूपी की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ लखनऊ से सीनियर एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 18 लखनऊ से तारिक कमर साहब हमारे साथी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रोहित सिंह जो कि गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरठ से तंजीर अंसार न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। और इन तमाम लोगों ने अभी तक यूपी इंतखाबात को अपने अपने हलकों में और जिन अजला से आते हैं वहां पर बहुत कायदे से ये कवर करते रहे। सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले तारिक कमर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। तारिक, लखनऊ में क्या कुछ हलचल है, क्योंकि पहले मरहले की जो सियासी गहमा गहमी है, जो तशहीरी मुहिम का जो एक शोर था, वो आज थम गया और अब 10 फरवरी का इंतजार किया जाएगा, जहां पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। लखनऊ में पहले मरहले को लेकर क्या कुछ हलचल है? बहुत अहम मरहला है और जाहिर है कि ये वो मरहला है जो आने वाले तमाम मराहिल के हमारे सामने तस्वीरें पेश करेगा। जैसा कि आपने अभी बताया हुरैरा कि देखिए, ये वो तमाम सीटें हैं पहले मरहले की जिन्होंने बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश की तकदीर तय की थी गुज़िश्ता इलेक्शन में जी। और इस बार भी यही हो रहा है, क्योंकि देखिए जो 11 अजला की 58 सीटें हैं, ये तमाम वो इलाके, वो हलके हैं जहां पर बड़ी तादाद में किसानों का वोट हम देखते आए हैं। और आप देख रहे हैं कि एक जो मुहाज बना है अखिलेश का और जयंत चौधरी का, उसने एक इशारा ये दे दिया है कि आपके से किसान और ये जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और देखिए, एक बुनियादी बात यह है कि ये वो हल्का, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर अक़लियती अक्सरियती वोट बैंक भी हम देखते रहे हैं, और बड़े पैमाने पर अक़लियती वोट बैंक उन तमाम सियासी जमातों की तकदीर तय करता रहा है जो इक़्तिदार तक पहुँची हैं।
गुज़िश्ता इलेक्शन में बिलाशुबा बीजेपी ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की थी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहले मरहले से ही ये साबित कर दिया था कि अब बीजेपी के अलावा दूसरी कोई जमात टिक नहीं पाएगी। लेकिन इस वक्त का जो मंजरनामा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और देखिए, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने, अहम नुमाइंदों ने और उन तशहीर करने वाले अहम चेहरों ने अपने अपने तौर पर जितनी कोशिशें की हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन अब इस नौयत पर आ चुका है कि किसी भी जमात के बारे में कुछ भी यकीन से कहना क़ब्ल वक्त होगा, गैर मुनासिब होगा। और देखिए, हमने बड़े करीब से देखा है, संजीदा तजदिया भी किया है इसका, कि देखते हैं कि जितनी तेज़ी से करवटें बदल रहा है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हम खड़े हुए हैं। जैसा कि कभी लगता है कि हाँ, बीजेपी ने गैर मामूली तौर पर अपने जो नुमाइंदे हैं उनको मैदान में उतार कर ये साबित कर दिया है कि नहीं, हम इख्तिदार को जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नौजवान जो लीडर हैं, हम चाहे वो अखिलेश हों, प्रियंका हों या जयंत हों, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम इसके अहल हैं कि इख्तिदार अब हमारे हाथ में आना चाहिए। तो देखिए, तमाम सियासी जमातों के तमाम अहम रहनुमाओं ने अपने अपने तौर पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, कोई मौका नहीं छोड़ा है। इल्ज़ाम भी लगे हैं, इल्ज़ाम बर्दाश्त भी किए हैं, इल्ज़ाम तराशी भी की है और उन मौज़ूआत पर भी बात की है जिस मौज़ूआत पर सियासी जमातों को कटघरे में, अवामी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी हो। बिल्कुल, कोई भी पार्टी और कोई भी उम्मीदवार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और सबकी नजर सिर्फ कुर्सी पर है और सबकी नजर जीत पर लगी हुई है। लेकिन जीत किसकी होगी ये तो एक तरह से अवाम को तय करना है। रोहित सिंह, गाजियाबाद की अगर बात करें, वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें, 11 डिस्ट्रिक्ट्स की 58 सीटों पर पोलिंग होनी है। किस तरह से इस बार मुकाबला आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, 11 जिलों की 58 सीटों पर इस बार मतदान होना है और आज चुनावी प्रचार था वह थम गया है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, जो पांचों विधानसभा हैं, 28,99,000 वोटर अपने विधायक चुनेंगे। पांचों सीटें भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार जो रहा है वह कह नहीं सकते कि किस ओर पलड़ा भारी होगा। हम अगर बात करें तो 4 सीटों पर जो बसपा थी वह दूसरे नंबर पर रही थी। एक सीट जो साहिबाद विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा वोटर हैं, वह कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और पांचों सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो टक्कर है वो कड़ी मानी जा रही है। जो गठबंधन हुआ है सपा और आरएलडी का, उसको लेकर भी, क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता भी बहुल सीट में है। जैसे लोनी विधानसभा की बात करें, अगर मोदी नगर विधानसभा की बात करें तो वह जाट बहुल है। मुरादनगर की बात करें तो वह भी एक देहात क्षेत्र में आती है, किसानों के उसमें आती है। 5,10,000 लोनी विधानसभा में मतदाता वोट डालेंगे और 10 लाख का जो आंकड़ा होगा सबसे ज्यादा जो गाजियाबाद में, वह साहिबाबाद विधानसभा आती है। तो इस बार जो टक्कर है वह कड़ी मानी जा रही है कि पांचों विधानसभा जब भाजपा के खाते में गई वह इतनी आसान नहीं होगी। 23,000 जवान इस कार्य में लगेंगे जो मतदान सही तरीके से किया जाए। 7 बजे जो समय है और 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। 3383 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 728 मतदान केंद्र है और 30 ऐसी टीमें गठित की गई है जो आचार संहिता का उल्लंघन ना करे। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो चुनावी सरगर्मी है वे बेहद ही तेज है और सभी प्रत्याशियों ने बिल्कुल, यानी इंतजामिया ने एक तरह से जो लगाया तैयारियां की और आवाम भी एक तरह से जोशो खरोश में है कि इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तंजीर, बहुत मुख्तसर में मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इस बार जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, जो जिसे हम चुनावी समीकरण कहते हैं, उसे आप किस तरह से देख पा रहे हैं? कितना बदलाव है 2017 और 2022 के मुकाबले में? जी देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हमेशा से एक मिजाज रहा है कि विकास के मुद्दे जरूर उठते हैं, लेकिन हमेशा जो इलेक्शन होता है वो आखिरी मरहले में आके जात, बिरादरी और मजहब की वोटिंग में तब्दील हो जाता है। और उसी को लेकर ये भी देखा गया है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में लगातार जो यहाँ पर सियासी जमातें हैं, उनके लीडरान हैं, उनकी रैलियां हुई हैं, तो ज्यादातर बात जो है मगरबी उत्तर प्रदेश में जो हालात गुज़िश्ता दिनों रहे हैं, चाहे वो 2013 का मुजफ्फरनगर शामली फसाद रहा हो या कैराना रहा हो, बीजेपी ने खास तौर पर इस मुद्दे पर फोकस किया है और आरएलडी को एक नई जिंदगी यहां से किसान आंदोलन के बाद, किसान तहरीक के बाद मिली, जहां वो पिछले 2017 के इलेक्शन में यहां से एक सीट छपरौली की जीती थी, वो भी बीजेपी में चले गए थे बाद में जो विधायक थे छपरौली के। तो एक तरह से आरएलडी का पूरा यहां से सफाया हो गया था। अब आरएलडी और समाजवादी गठबंधन इस उम्मीद में है कि किसान और जाट
और मुस्लिम समीकरण जो एक पहले बनता था वेस्ट यूपी में वो फिर से एक बार बने और इसकी बुनियाद पर वो अपनी जो ताकत को फिर से वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी जो है वो रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इन सब को लेकर, इन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी है। खास तौर पर बीजेपी ने समाजवादी गवर्नमेंट के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी और गुंडागर्दी की जो बात हमेशा की है उसको लेकर काउंटर करने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर फसाद के मामले को इसलिए उसका जिक्र हमेशा रैलियों में किया जाता रहा। कैराना के मुद्दे को हमेशा उठाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को फिर मगरबी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो 11 अजला की 58 सीटों पर पहले मरहले में पोलिंग होगी और वोट डाले जाएंगे तो एक बार फिर से वोट पोलराइजेशन की कोशिश की गई है। लेकिन अब यह देखना है कि जो असल मुद्दे हैं लोगों के, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, जो 3 ज़राई कवानीन के लिए 13 महीने का उनका जद्दोजहद हो और 700 से ज्यादा किसान जो हैं वो इसमें शहीद हुए हों, उन मुद्दों को लेकर जहां आरएलडी जो है भारतीय किसान यूनियन के साथ हमेशा खड़ी है। तंजीर, किसान फैक्टर भी बहुत अहम होगा। किसान आंदोलन जो अभी तक का एक सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, तहरीक रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और इसके अलावा अलग अलग लोगों के इश्यूज होंगे जिन्हें जहन में रखकर लोग वोट करने के लिए 10 तारीख को निकलेंगे। मैं ऋषि मिश्रा जी, आपने वेस्टर्न यूपी पर हमारे अलग अलग जो करेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी बातें आपने सुनी। सर, बहुत मुख्तसर में ऋषि मिश्रा जी, 2017 बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, 58 में से 53 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। 2017 के मुकाबले में अब 2022 यानी इन 5 सालों में कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? बीजेपी की फर्स्ट फेज में जो यदि आप देखें तो दाव जो है साख पे लगी हुई है। 58 में से 53 सीट, इससे अच्छा और इससे बेहतर स्ट्राइक रेट कहाँ हो सकता है। सवाल उठता है कि जो बीजेपी के जो कोर वोट बैंक हैं 2014 से 2017 और 2019 में आपने देखा कि वेस्टर्न यूपी में जाट मतदाता दिल खुल के बीजेपी के साथ गई। उसी का परिणाम है कि 2014, 17, 19 में आपने बीजेपी का परफॉर्मेंस वेस्टर्न यूपी में सबसे बेहतरीन देखा। सवाल उठता है कि जो जाट मतदाता है उसको बीजेपी अपने पाले में कितने लाभ पाते हैं, कितने रोक पाते हैं। जितना वेस्टर्न यूपी में जाटों को लुभा पाएंगे बीजेपी, उतना उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। लेकिन जो किसान आपके जो कई रिपोर्टर ने ये कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि किसान आंदोलन के बाद खासकर किसान वर्ग और जाट वर्ग में बीजेपी के लिए नाराजगी है। आप देखिए जो गन्ना किसान है उनका बकाया है, बिजली की जो महंगा जो रेट है बीजेपी सरकार, योगी सरकार द्वारा, उससे किसान भाई नाराज हैं। आवारा पशु है वो भी एक बड़ा मुद्दा है वहां पे। तो ओवरऑल बीजेपी उसको ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है। 2014-13 में जो दंगे हुए उसके बाद वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को फायदा हुआ। यहाँ पे अबू भाई सबसे बड़ा फैक्टर है जाट और मुसलमान का कॉम्बिनेशन। जिस प्रकार से सपा और आरएलडी ने एक भाईचारा का नारा दिया है और किसान आंदोलन के बाद जो खाई थी खासकर 2 समुदाय में, मुसलमान और जाटों में, वो खाई अब कहीं ना कहीं पटती हुई दिख रही है। उससे बड़ा मुझे लगता है कि ये जो खाई कम हुई है उसका फायदा महागठबंधन को होगा। और आपने आरएलडी के जितने भी बड़े रैलियां हुई है उसमें जाटों का जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक देखी गई है। अमित शाह ने मुलाकात की थी जाट लीडरों से। वेस्टर्न यूपी के जो बड़े जाट लीडर हैं उनसे अमित शाह की मुलाकात हुई थी और बीजेपी ने दावा किया था कि जाटों को एक तरह से मना लिया गया है। लेकिन अबू भाई आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने जो जाटों को लेकर जो दिल्ली में बैठक की थी, चुनाव है वेस्टर्न यूपी में, आप कर रहे हैं बैठक दिल्ली में, आपके उस बैठक के आयोजक कौन है? आपके दिल्ली के एक जाट नेता। सवाल उठता है कि देखिए वेस्टर्न यूपी में जो है पानी काफी बह गई है। जाट जो है मुझे नहीं लगता है कि जो 80-90% विगत 3 चुनावों में आप देखेंगे 80 से 90% जाट जो है बीजेपी को मत किया था। इस बार क्या यदि 50% जाट भी बीजेपी के साथ जा पाएगी? खासकर देखिए एक बात तो ऋषि मिश्रा जी, कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जाते इस बार दिख रहे हैं 2017 के मुकाबले में? कौन से ऐसे फैक्टर हैं? अबू भाई जाट और मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन है करीब वेस्टर्न यूपी में, यदि फर्स्ट पेज को भी छोड़ दें, ओवरऑल वेस्टर्न यूपी की बात करें 70 से 80 सीटें हैं
जहां जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन को कंबाइन करें तो करीब करीब 50 से 60% वोट बैंक बनता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि 40% से ऊपर वोट लेके आती है उसको हराना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। और यही कारण है कि बीजेपी जो है ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही थी। मथुरा में आपने देखा, और ये सवाल उठता है कि बीजेपी के 9 मंत्रियों के साख दांव पे लगे हुए। इसमें सुरेश राणा जो है, आपको याद होगा सुरेश राणा कौन से फैक्टर अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है वेस्टर्न यूपी में, जिन पे दंगे के आरोप भी लगे थे। तो ये ओवरऑल में बीजेपी के लिए निर्णायक फेज है। यदि बीजेपी इस फेज में अपने पक्ष में माहौल बनाने, बिल्कुल, यानी बीजेपी के लिए बहुत अहम है। क्या बीजेपी 2017 की उसकी जो कारकर्दगी थी उसे दोहरा पाएगी, या बीजेपी अगर यहां से पिछड़ती भी है तो फिर आगे के मरहले में उसे किस तरह से मेंटेन कर पाएगी? हालांकि जीत और हार या पिछड़ना और बढ़ना, ये तमाम चीजें जो हैं ये जब नतीजे आएंगे उस वक्त पता चलेगा और अवाम का क्या कुछ मोड़ है। मैं तारिक कमर साहब आपके पास आऊंगा। तारिक कमर, क्योंकि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात की जा रही, वेस्टर्न यूपी की हम बात करते हैं तो कई ऐसे अजला हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी है, मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद है, और यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी ने इस बार फोकस किया है मुस्लिम वोटर्स पर भी, एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमान जो वोटर्स हैं उन्हें भी फोकस किया गया है। खासतौर से 3 तलाक के मामले में मुस्लिम खवातीन पर फोकस किया है बीजेपी ने। तो क्या कुछ मंसूबा बीजेपी का है? क्या वाकई में बीजेपी कुछ मुस्लिम वोट्स में सेंधमारी कर पाएगी? सवाल है आपका ये हो रहा। और देखिए, मैं बता दूं आपको कि कोशिशें सियासत में हर सतह पर की जाती हैं, हर तबके को मनाने की कोशिश की जाती है, सबके ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो फिलवक्त का मंजरनामा है वो, अगर अक़लियत के ताल्लुक़ से हम बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। आपने देखा कि जिस अंदाज के ज़ख्म मिले हैं अक़लियत को वो बहुत गहरे हैं। वो सिर्फ दावों और दिलासों से नहीं भरे जा सकते हैं, उन पर सिर्फ आइंदा वादों की पट्टियां नहीं रखी जा सकती हैं, क्योंकि इन ज़ख्मों की टीज़ बहुत है, इनकी गहराई बहुत है, इनका भरना इतना आसान नहीं है। तो जाहिर है कि अगर अक़लियत की बात करेंगे आप तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिलवक्त मायूसी होगी। और दूसरी बात देखिए, अहम यह भी है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत रहे हैं माजी में, गुज़िश्ता 3-4 साल का आप जायज़ा लेंगे कि रह के एक मौजू को उछाला गया है, बार बार एक ख़ास मज़हब के लोगों को तनक़ीद का निशाना बनाया गया है, बार बार उनकी तौहीन की कोशिश की गई है, उन्हें ज़द पर लिया गया है। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा मौका होता है कि आवाम अपना हिसाब करना चाहती है उन सियासी जमातों से, चाहे कोई भी सियासी जमात हो वो, जिन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक किया है या कोई नारावा या ख़राब सलूक किया है। तो देखिए, ये बहुत खुश कुन मंजरनामा नहीं है किसी भी जमात के लिए। ताहम इतना ज़रूर है कि देखिए, गुज़िश्ता इलेक्शन की बनिस्बत कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि मगरबी उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो बीजेपी के हक़ में नहीं है इतना जितना कि गुज़िश्ता इलेक्शन में था। और दूसरी बात एक ये भी है कि देखिए, जिस अंदाज से मुख्तलिफ सियासी जमातें पेशरफ्त कर रही हैं, चाहे वो बीएसपी हो, बीएसपी ने जिस अंदाज से अपने कैंडिडेट उतारे हैं इसको देखिए, जब अक़लियत की बात करते हैं आप, अक़लियती वोट बैंक की बात करते हैं, तो जब अक़लियती वोट बैंक की बात करते हैं आप, तो एक फैक्टर ये भी आता है कि कितने पार्टियों ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं। और जब ये सिचुएशन देखेंगे आप हुरैरा, तो आपको मालूम होगा कि वो जो अक्सरियत इलाके हैं, अक़लियती वोट बैंक हैं, उनमें कई मुस्लिम नुमाइंदे बाकायदा अपने मतलब किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मंजरनामा है इसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। इसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा, इसका असर हार जीत पर पड़ेगा, और जाहिर है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को पहुँच सकता है। बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसे पहलू। ऋषि मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं रोहित और तंजीर, मैं इसके बाद आ रहा हूँ जी। ऋषि मिश्रा जी, भाई ये कहना चाह रहा था कि वेस्टर्न यूपी में एक फैक्टर को जो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, मायावती हैं। मायावती जी ने करीब 35 से 40% अपने उम्मीदवार मुसलमानों को टिकट दिया है। वो कितने सपा और आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवारों के वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाते हैं? जाटम मतदाता, इन एरिया में जाटम मतदाता एक निर्णायक भूमिका में है। जाटम मतदाता यदि मायावती के साथ जाती है तो कहीं ना कहीं उसका बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि जाटव के लिए नंबर 1 चॉइस मायावती है, नंबर 2 चॉइस बीजेपी है। यदि मायावती सस्टेन करती है पूरे चुनाव में तो स्वाभाविक है जाटव मतदाता बीजेपी के साथ जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि 40% आपने मुसलमानों को टिकट दिया है, क्या उसका नुकसान एसपी आरएलडी को होगा? दूसरा सवाल आपने जो पूछना चाह रहे थे, आपने रोहित भाई के पास चले गए
पूर्वांचल दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो मेन दो पॉलिटिकल पार्टी है जिनके बीच चुनाव मुझे लगता है यूपी की हो रही है, एसपी आरएलडी गठबंधन और बीजेपी के बीच में, जिसका स्ट्रांग पॉइंट पूर्वांचल है। लेकिन पूर्वांचल में आप देखिए 2012 में भी बीजेपी जीती, समाजवादी पार्टी जीती थी, तो उसमें पूर्वांचल का एक बड़ा भूमिका था, और 2017 में बीजेपी जीती थी, उसमें भी पूर्वांचल का भूमिका था। सवाल उठता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है, खासकर जो गैर यादव ओबीसी पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी छोटी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर है, बिल्कुल देखिए पूर्वांचल पर भी हम आएंगे, बहुत अहम है। वेस्टर्न यूपी की जो सियासत है वो बिल्कुल अलग है, और पूर्वांचल की और ईस्टर्न यूपी की बात करें तो सियासत यहां पर बिल्कुल अलग है। ऋषि मिश्रा जी, मैं इस पर भी बात करूंगा। मैं रोहित सिंह, बहुत मुख्तसर में, क्या बीजेपी 2017 में जिस तरह से 5 सीटें जीत कर आएगी, इस बार रिटेन कर पाएगी? बीजेपी ने जो मेहनत की उसे किस तरह से आप देखते हैं, या जो दूसरी पार्टियां हैं, मुकाबला इस बार किस तरह का आप देख पा रहे हैं? 2017 में जब भाजपा ने जीत हासिल की थी तो 50% वोट उन्हें प्राप्त हुआ था, और 5 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। बस लोनी विधानसभा की बात करें तो उस पर 50% वोट नहीं मिले थे। इस बार मुकाबला टक्कर कैडी मानी जाएगी। अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर तो किसान आंदोलन का असर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वह शहरी सीटों में आता है। लेकिन जो 3 सीटें हैं, लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, और उन पर किसान आंदोलन का असर जरूर रहेगा। मुस्लिम मतदाता भी प्रभावित करेंगे। तो पहले के मुकाबले में भाजपा के सामने इस बार चुनौती है। 2017 में जो उनके विधायक 5 जीत के आए थे, उन्हें रिपीट किया गया है। कई जगह विकास का मुद्दा रहता है कि विधायक हमसे नहीं मिलते हैं, तो अपेक्षा रहता है सब। इस बार जो 10 फरवरी को मतदान होगा तो सबके जहन में कई सवाल होंगे, और जो किसान आंदोलन चला है वह कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा कुछ सीटों पर, क्योंकि गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर ही किसान आंदोलन चला था 13 महीने तक। तो ये बातें भी जहन में रहेंगी, और जो मुस्लिम और मतदाता है और जो जाट मतदाता है, तो उनका प्रभाव कई सीटों पर पड़ना है। और ये इस बार पश्चिमी यूपी में कुछ ना कुछ इस तरह का असर रहेगा। अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो काफी बिल्कुल मैं तंजीर आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन जो है एक बड़ा फैक्टर तो इस बार चुनाव में होने जा रहा है। तंजीर, मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करें वेस्टर्न यूपी में, और खासतौर से मेरठ की जो सीटें हैं, इन 58 सीटों में से, उन सीटों पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं कितना असर डालते हुए नजर आ रहे हैं, या किसके हक में ज्यादा जो मुस्लिम फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल अबू, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और पिछले 2017 की अगर मैं बात करूं तो मगरबी उत्तर प्रदेश में जब 58 सीटों में से 7 ऐसी सीटें थीं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ इस वजह से हार गए थे क्योंकि उनका वोट बट गया था। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पे तो 193 वोट से लियाकत अली हार गए थे, और अवतार सिंह भड़ाना जो कि बीजेपी में थे और अब जेवर से, कांग्रेस के टिकट पे जेवर से लड़ रहे हैं, वो 193 वोटों से जीत गए थे। और 6 मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनमें वोट बढ़ गए मुस्लिम्स के, अक्सरियत होने के बावजूद। मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ की सिवालका सीट, मेरठ साउथ, और अगर हम बात करें तो सरदेना में भी यही हुआ था कि यहाँ पे भी मुस्लिम जो है उम्मीदवार कई थे। साउथ में तो ये हुआ कि 77,000 वोट हाजी याकूब को मिले, बीएसपी से खड़े थे, और वहीं पर कांग्रेस ने आजाद सैफी को खड़ा किया जो कि 69,000 वोट लेके चले गए, जबकि बीजेपी के जो सोमेंदर तोमर थे वो 1,13,000 वोट लेके जीत गए। अगर हम इन दोनों वोट को मिला लें और बीएसपी का वोट बैंक हम 30,000 या 40,000 कम भी कर दें, तो भी इतनी तादाद मुस्लिम्स की थी कि अगर वो एक तरफा वोट करते तो वो कैंडिडेट निकल जाते यहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर इस बार भी मुस्लिम बढ़ता है, जैसा कि सियासत होती है जात बिरादरी की, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, सारी पार्टीज जो हैं उसका आंकड़ा निकाल के उस समीकरण के हिसाब से ही टिकट बंटवारा भी करती हैं। तो अगर ये फैक्टर दोबारा इसी तरह से चल गया कि मुस्लिम जो है वोटर बढ़ गया, तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी बहुत कम मार्जिन से निकालेगी, क्योंकि बिल्कुल 2017 में कई ऐसी मुस्लिम अक्सरियती सीटें थी जहां पर बीजेपी जीत कर आई थी, और सिर्फ इस वजह से जो फैक्टर तंजीर आप बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट आपस में बटा और इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो गया। ऋषि मिश्रा जी, क्या इस बार भी आपको 2017 की तरह लग रहा है कि आपने जो भी एक बात कही थी बीएसपी की, कि बीएसपी ने बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट्स को इस बार मौका दिया और उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीएसपी अगर जीतती नहीं तो कम से कम दूसरे के लिए नुकसान जरूर पैदा कर देगी, हरा जरूर सकती है दूसरों को?
पे एसपी आरएलडी को परेशानी हो जाएगी, जहां क्लोज फाइट बीजेपी से इनकी होगी। देखिए, ये मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि यूपी का जो वर्तमान चुनाव है 2 ध्रुवीय है और एक ये लड़ाई बीजेपी और समाजवादी आरएलडी गठबंधन के बीच में है। लेकिन जहां हार जीत का फैसला 5,000 10,000 से होगा और बीएसपी ने स्ट्रॉन्ग मुसलमान कैंडिडेट को दिया है, वहां पे यदि वो 10-15 हजार वोट भी वो तोड़ लेते हैं अपने समाज का, वहां समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की परेशानी हो जाएगी। सवाल उठता है कि देखिए, जो क्लोज सीट है जिनके मार्जिन 5,000 10,000 रह जाते हैं, वहां पे मायावती एक क्रूशियल प्लेयर साबित होगी बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए ओवैसी ने भी वेस्टर्न यूपी की बात करें तो ओवैसी ने यहां पर बहुत मेहनत की है। ओवैसी फैक्टर को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई ऐसे सीटें जो जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है और उस पर ओवैसी की नजर भी है। अबू भाई, मैंने बंगाल चुनाव में भी कहा था, बड़े बड़े पत्रकार डिबेट में आते हैं, वो कह रहे थे कि ओबीसी बड़ा फैक्टर है बंगाल में। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, रिजल्ट के दिन हो सकता है मैं आपके चैनल पर रहूं, ओबीसी कोई फैक्टर नहीं है। 2 ध्रुवीय चुनाव होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा परेशानी बीएसपी है, क्योंकि बीएसपी एक बड़ी पार्टी रही है। इस चुनाव में हो सकता है कि बीएसपी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टी रही है। उनके उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार उतारे, उनका अपना अपने क्षेत्र प्रभाव है। जहां क्लोज फाइट होगा वहां समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जाटम मतदाता यदि मायावती जी के साथ स्टैंड करती है, उसका नुकसान भी बीजेपी को होगा। यदि मायावती स्ट्रांगली नहीं लड़ती तो जाटम मतदाता का पहला चॉइस बीजेपी था, जिसका बीजेपी को फायदा होता। नहीं तो क्या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ रही है? कांग्रेस ने भी जो महिला फैक्टर की अगर हम बात करें, खवातीन फैक्टर, इसके अलावा कांग्रेस ने भी काफी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अबू भाई, आपको याद होगा बंगाल में भी कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी, 45-46 विधायक हुआ करते थे। जी। जब चुनाव 2 ध्रुवीय होता है तो जो आप अच्छे एजेंडा के साथ भी यदि चुनाव लड़ेंगे तो आपके अच्छे एजेंडा छुप जाते हैं। नंबर 2, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन उतना मजबूत नहीं है। नंबर 3, आपके एक से एक बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जब आप चुनावी समर में हैं। तो सिर्फ अच्छे नैरेटिव से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। प्रियंका गांधी का जितने भी नहीं, बिल्कुल हार जीत किसकी होगी और जीत किसकी होगी या हार किसकी होगी, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन एक तरह से स्टेज सज चुका है और पहले मरहले की जो तशहीरी मुहिम है वो थम गई है। अब पहले मरहले के तहत जिन 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां पर फैसला आवाम को करना है, वोटर को करना है। न्यूज 18 भी उस दिन भर कवरेज करेगा और सबसे पहले पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तारिक कमर साहब, रोहित सिंह और तंजीर अंसार, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खबर खास में जुड़ने के लिए। आदाब।